सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। टुडे इज 7 नवंबर। तो यहाँ पे पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, इसके बारे में विल डिस्कस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गवर्नमेंट स्कीम अगेन प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, साइंस एंड टेक का है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट जो आपका लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सर्टन थिंग्स लाइक जीन एडिटिंग है, डीएनए एडिटिंग है। अब इसमें आरएनए एडिटिंग का कंसेप्ट है, आरएनए इंटरफेरेंस का कंसेप्ट है। बिल्कुल प्रश्न ऐसे टॉपिक्स पर फ्रेम होता है, दैट विल डिस्कस। क्या फैक्टर्स है जो कि बहुत ही भयावह फ्लड आया था स्पेन के अंदर, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो कोल ट्रैप जो दाना और ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो कि हाईली एडवांस टॉपिक है ज्योग्राफी का। और कुछ और पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफी का एडवांस टॉपिक है आपका। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड यूपी मदरसा एक्ट, इस पर कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, कल भी डिस्कस किया था, सेम सी चीज़ है। पाम ऑयल का इम्पोर्ट है, इसमें वी विल डिस्कस अबाउट द सस्टेनेबल, जो सस्टेनेबल पाम ऑयल है उसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और पूरे न्यूज़पेपर में जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तो उसके बारे में आया है। तो मुझे लगता है आपको ये सारी जानकारी है, तो वो मुझे न्यूज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई जो स्टेप्स लिए जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ये ज़रूर से कई आर्टिकल्स आए हैं जिसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं या क्योंकि बने हैं तो फॉरेन पॉलिसी में कैसे अफेक्ट होगा, इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा। देखो ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशन है, किस तरीके से कौन से प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, लेट हिम वर्क। उसके बाद जो भी पॉलिसीज़ आएंगी और उस पर जब आर्टिकल्स आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे जो स्पेकुलेशन बेस्ड टॉपिक्स होते हैं उन पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनता है, यूपीएससी जनरली नहीं ऐसे प्रश्न फ्रेम करती है, ध्यान में रखना है। फिर मैं आपको मेंस का क्वेश्चन देता हूँ। व्हाट इज सस्टेनेबल पाम ऑयल, कैन इंडिया अफोर्ड टू रिप्लेस पाम ऑयल विद सस्टेनेबल वन। क्या इंडिया जो नॉर्मल पाम ऑयल है उसकी जगह हम सस्टेनेबल पाम ऑयल पर ही फोकस कर सकते हैं क्या। तो 10 नंबर का प्रश्न है, ज़रूर से ज़रूर लिखना है। जल्द ही मैं आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च करने जा रहा हूँ। ये जो पूरा पैकेज होगा आंसर राइटिंग का, इसमें आपका एक तो लगभग 200 क्वेश्चंस आपका इवेल्युएशन होगा, प्लस 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे पेपर 1 2 3 4 के, प्लस 5 एसे के रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा, 1 ईयर का पैकेज रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आपके इवेल्युएशन होंगे, लगभग सब लोग जो लोग ज्वाइन करेंगे। 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 5 जो है 5 ऐसे होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स आपका जल्द लॉन्च हो जाएगा। जैसे निबंध का ऐसे हम लोग का चल ही रहा है और निबंध की क्लास भी लाइव कल शेड्यूल्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ये मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। प्रहार बैच की लाइव क्लास है आज, लाइव क्लासेस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ये ध्यान में रखना है। और लाइव क्लास आज शेड्यूल्ड है इसकी, प्रहार बैच की। और जो करंट अफेयर प्लस पहले से चल रहा है उसमें भी लेक्चर्स आपके अपलोडेड रहते हैं। इसे 2 इयर्स का कवरेज आज डाउन टू अर्थ पर लाइव क्लास आपकी होगी। कोर्सेज से ज्वाइन करने के लिए आपको saurabh.pandey.upsc.com वेबसाइट पे जाना, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना और लॉगिन बटन से आप लैपटॉप से क्लासेस कर सकते हो और डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। शुरू करते, पहला टॉपिक है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है। अब कोई भी स्कीम होती है उस स्कीम से रिलेटेड प्रश्न बिल्कुल फ्रेम होते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा और इनोवेशन आप लोग के लिए किया हुआ है एंड आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, माइंड मैप्स और अच्छे करके कि जिससे कि आप चाहो तो प्रिंट आउट ले सकते हो, पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, विद्या लक्ष्मी स्कीम की बात किया जाए तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये स्कीम को अप्रूवल आपका किया है। और ये किसके लिए है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। अब देखो विद्या शब्द से आप एजुकेशन तो चलो आप कंक्लूड कर लोगे, लेकिन उसमें भी क्या कंडीशंस है वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बन सकता है। पहली चीज़ है ये जो हायर एजुकेशन है उससे जुड़ी हुई चीज़ है कि जो हायर एजुकेशन में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना। जो स्टूडेंट्स जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोलेट्रल फ्री, बिना किसी गारंटर के और ट्यूशन और जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उसके प्रति, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 10 लाख का खर्चा है तो जो लोन है एक सर्टन अमाउंट का मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसमें जो स्कीम्स है उसमें जो इंस्टीट्यूशंस अभी इंक्लूडेड है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट, ये जो आपकी रैंकिंग आती है उसमें टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में आपका होना चाहिए। और इसमें चाहे वो टॉप 100 में सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर है तो दे विल बी इंक्लूडेड। तो इसमें लगभग 860 क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर इंक्लूडेड है, बिकॉज मतलब डिफरेंट फील्ड्स हैं उनमें टॉप 100 में तो आप देखोगे तो 860 के आसपास हैं। स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम है अप टू 8 लाख, तो उन्हें लगभग 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा।
मतलब 3% का इंटरेस्ट उनका जो इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा, इन द सेंस कि 3% का उन्हें इंटरेस्ट में छूट मिलेगी अगर 10 लाख का लोन है, और इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं बेनिफिट भी होंगे। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना है कि कितने इनकम में लोगों को अलाउड है और क्या इसका बेनिफिट है। अब इसमें एक पोर्टल बनाया गया पीएम विद्या लक्ष्मी, जहाँ पे लोन एप्लीकेशंस आपके रन होंगे, सबमिट किए जा सकते हैं, और जो भी स्टेप्स है वो मतलब ऑनलाइन आपका किया जा सकता है। इसमें काफ़ी सारा पैसा भी एलोकेट आपका किया गया, लगभग 3600 करोड़ आपका 2024-2025 से 2030-31 के लिए किया गया है। लोग जो कि 7 लाख जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरीके से उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो स्कीम है, इससे जो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशनल लोन, उसको ये एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको भी ये इन्हेंस करेगा, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है। तो कुल मिला के आपको ध्यान में रखना है कि इस स्कीम के माध्यम से हायर एजुकेशन में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना जो भी मेरिटोरियस आपके स्टूडेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आरएनए एडिटिंग इज प्रॉमिसिंग टू गो वेयर डीएनए एडिटिंग कांट। तो ये एक टॉपिक आ जाता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये साइंस टेक का हाईली एडवांस टॉपिक है और इसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो हो सकता है आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो अगर देखा जाए तो जैसे मान लो कोई भी जीव है, जैसे इंसान ही की बात अगर हम करते हैं तो सेल्स के बने होते हैं। सेल्स के अंदर आपका के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। इस डीएनए से आपका जो है ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन सकता है। ये आरएनए प्रोटीन बनाने में काफ़ी एक फैसिलिटेट करती है। तो डीएनए से आरएनए जो बनता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनती है उसके लिए हम ट्रांसलेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एक कंसेप्ट होता है जहाँ पे हम कहते हैं डीएनए एडिटिंग। डीएनए एडिटिंग की बात की जाती है। तो डीएनए एडिटिंग का मतलब क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, मतलब ये डीएनए जो है पूरा आप कह सकते हैं कि जो सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, उसमें अगर आप कुछ बदलाव करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक कपड़ा है तो उस कपड़े में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हो तो कैंची लेके आप जो है उसमें जो भी काट छाट है वो कर सकता है। ऐसे डीएनए है, डीएनए में अगर आपको सर्टेन लेवल पे चेंजेस करने हैं तो उसके लिए जो कैंची नुमा चीज़ है उसे हम CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं। अब इसमें क्या है कि एक टर्म आपको समझना है जिसे हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अब आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? ये आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। अब मतलब आप ये मानकर चलो कि आरएनए के ये आपके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जीन इन एक्सप्रेशन को, जैसे मान लो कोई जीन होती है, कोई भी जीन होती है, वो जीन जो है वो एक्सप्रेस अपने आप को करती है। अब उस जीन एक्सप्रेशन को एक तरीके से प्रिवेंट करने के लिए, यार ये जीन जो है एक्सप्रेस ना करे, अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, क्योंकि देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसका हर एक आयाम वो जीन के एक्सप्रेशन पर निर्भर करती है। अगर एक पौधा है, उस पौधे के फूल का कलर पर्पल है तो वो पर्पल भी एक जीन की वजह से है। तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, तो उस एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये जो आरएनए, स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल जिन्हें हम आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कहा गया कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये CRISPR-Cas9 जीन जो एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। CRISPR-Cas9 पर मैंने बहुत बार चर्चा कर रखी है। जीन एडिटिंग का मतलब क्या, एडिटिंग का क्या मतलब होता है? अगर एक कागज़ में 100 शब्द लिखे हैं तो उन 100 शब्दों में अगर आप कुछ गलत है तो उसको हटा रहे हो तो एडिटिंग का हम कहते हैं। ऐसे ही अगर मान लो डीएनए के सेगमेंट्स जिन्हें हम जीन कहते हैं, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करते हो तो जीन एडिटिंग होगी, और उसके लिए जो टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो उसे हम CRISPR-Cas9 कहते हैं। अब देखो एक mRNA वैक्सीन बनने का कंसेप्ट आने लग गया। mRNA क्या है कि जो mRNA है, अगर आप mRNA की बात करोगे तो जो मैसेंजर आरएनए जिसे हम शब्द जिसके लिए हम चयन करते हैं, तो ये जो mRNA है वैक्सीन है, दिस mRNA वैक्सीन, जैसे कोरोना के केस में इफ़ यू टॉक अबाउट तो काफ़ी अधिक इसका जो फॉर्मेशन आपका हुआ था mRNA वैक्सीन का, काफ़ी सारी बनाई गई थी। तो इसमें क्या एक था कि जैसे मान लो कोई भी जो प्रोटीन है, जैसे कोई आपको वायरस है, वायरस के ऊपर एक प्रोटीन है जिसे हम एस प्रोटीन शब्द जिसको बोलते हैं, ये जो एस प्रोटीन है ना, ये जो एस प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन है, तो उस कौन सी प्रोटीन बनेगी वो किस पर निर्भर करती है, इसके पीछे जो एक रोल किसका होता है वो आरएनए का होता है। अब उस आरएनए की भी अगर आप बात करोगे तो उसमें एक मैसेंजर आरएनए है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है रिलेटेड विद द प्रोटीन, जो कि क्या है कि एक इंफॉर्मेशन कैरी करता है रिलेटेड विद द
पर्टिकुलर प्रोटीन, मतलब कि कौन सी प्रोटीन बनेगी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन mRNA के अंदर होता है। तो जो mRNA है उस mRNA के अंदर इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन कौन सी बनेगी। सपोज करो अगर इस पर बेस्ड वैक्सीन प्रेजेंट है तो ये जो mRNA वैक्सीन अगर अगर देखा जाए तो अगर इस पर बेस्ड आपकी वैक्सीन है तो यही जब आपके शरीर में जाएगी तो ये मौजूद mRNA फैसिलिटेट करेगा उस वायरस की प्रोटीन को बनाना और आपका शरीर उसके खिलाफ धीरे धीरे जो है एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेगा। तो mRNA वैक्सीन धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट काफ़ी है। कोविड-19 पैंडेमिक के समय में भी आप कह सकते हैं कि इसका रोल बढ़ा और कहीं ना कहीं कि ये भी कहा गया कि जो आरएनए है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। मतलब आरएनए सिर्फ जीन के रेगुलेशन के लिए नहीं, इवन अगर उसको मैनेज किया जाए तो वैक्सीन बनाने के काम भी आ सकता है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे हैं वो आरएनए एडिटिंग के है। यहाँ पे ये देखना कि क्या मान लो mRNA है उसमें कुछ अगर सपोज करो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए जैसे आप समझो कि सर्टेन कोडिंग है, कौन सी प्रोटीन बनेगी उससे रिलेटेड सर्टेन इन्फॉर्मेशन वो आपके mRNA के अंदर है। अब उसमें मान लो कुछ करेक्शन आपको करना है तो उस जो उस करेक्शन को आप कैसे करोगे, जो भी प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होगा, जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो करेक्शन आपका आरएनए एडिटिंग के माध्यम से किया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ कहेगी कि एडार एंजाइम यूज़ होगा जिसे हम एडेनोसाइन डियामिनेस एक्टिंग ऑन आरएनए, एडार जो है इसे हम कहते हैं, जो कि एडेनोसाइन जो mRNA में प्रेजेंट है उसे इनोसाइन में कन्वर्ट करता है, जो कि ग्यूनोसाइन और मतलब जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि फैसिलिटेट करता है कि अगर किसी भी प्रकार का एरर है आरएनए के अंदर उसको करेक्ट करना। तो अगर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए ADAR एंजाइम रिसेंटली न्यूज़ में था तो ये किससे रिलेटेड है, तो यू हैव टू आंसर कि ठीक है कि देखो आरएनए एडिटिंग जब हम करते हैं तो उसमें कोई ऐसा कोई मान लो मिस्टेक है तो उसके करेक्शन के लिए इस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। मैसेंजर आरएनए जैसे मैंने आपको कहा कि ये सर्टेन इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना, लाइक फॉर एग्जांपल जो mRNA है जो कि सर्टेन इंस्ट्रक्शन डीएनए में मौजूद है उसको यूज़ करके और फिर सर्टेन प्रोटीन जो है वो आपका बनता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि mRNA एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसके प्रोटीन फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि कौन सी प्रोटीन बनेगी ये एक तरीके से उसका मैसेंजर है, इसलिए M शब्द इसके आगे लगा है। अब इस प्रोसेस में जहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपका हो सकता है कि सर्टेन मिस्टेक्स mRNA में बने। समझना बात को कि डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब कोई चीज़ आप करते हो, इवन अगर मैं आपको बोलूं कि एक पेज कॉपी करो तो हो सकता है एक शब्द की गलती आपसे हो जाए। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा है या mRNA बन रहा है तो वहाँ पे सर्टेन मिस्टेक हो सकती है और अगर मिस्टेक होगी तो जो प्रोटीन बनेगी वो भी गलत बन सकती है। तो इस चीज़ को कैसे करेक्ट किया जाए इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं वो आरएनए एडिटिंग टेक्निक को डेवलप कर रहे हैं जिससे कि mRNA जो है इसको सही आपका किया जाए। अब इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि इसके लिए एक जो टेक्निक है, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम जो इन्वॉल्व है उसे अडार बोलते हैं, जिसे एडिनोसाइन डियामिनेस एक्टिंग ऑन आरएनए, अडार शब्द जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हाईली एडवांस टॉपिक है, यूपीएससी के लेवल का टॉपिक है। जैसे आप CRISPR CS9 में पढ़ते थे ऐसे ये भी टॉपिक है, कोई इसको जल्दी कवर नहीं करेगा, कुछ समय बाद करे तो अलग बात है। ऐसे टॉपिक्स पर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा अगर आप सिविल सर्विस या आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो एडार बेसिकली क्या है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि एडेनोसाइन ब्लॉक को ये कन्वर्ट करता इनोसाइन में, ये है। और उस बेसिस पे सर्टेन आप कह सकते हो कि ये जो इनोसाइन है ये कुछ सर्टेन डिफरेंट आरएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे ग्यूनोसाइन बोलते हैं। तो आप ये समझना है कि आरएनए को बनाने में सर्टेन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें एक है ग्यूनोसाइन। जैसे एक दीवार को बनाने में ईंट की ज़रूरत होती है, तो मान लो दीवार को आरएनए मान लो और ईंट को मान लो कि जो उसको बना रहा है तो उसमें एक जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ग्यूनोसाइन है। तो जो ये जो इनोसाइन आपका बन रहा है इट विल मिमिक, मतलब ये एक तरीके से एक्ट करेगा एज अ ग्यूनोसाइन और दैट विल हेल्प कि हम जो भी फर्दर एक्शन जो लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि जो सेल है वो डिटेक्ट करेगा मिस्टेक एंड फिर जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होगी। आपको समझना है कि ग्यूनोसाइन और इनोसाइन बेसिकली दे हेल्प टू आइडेंटिफाई कि भाई गलती कहाँ है और उस गलती को कैसे करेक्ट करना है, उस डायरेक्शन में काम करना। अब यहाँ पे एक चीज़ और है दैट इज़ गाइड आरएनए, जिसे जीआरएनए बोला जाता है। तो जीआरएनए बेसिकली अडार को डायरेक्ट करेगा कि देखो ये एमआरएनए है, इसका ये लोकेशन है और यहाँ पे तुम एडिटिंग करना शुरू करो। जैसे है ना बोला कि देखो ये सामने दिख रहा है तुम्हें, यही गड़बड़ी है। तो जैसे मान लो आपके घर में कोई मिस्त्री आया और मिस्त्री आया उसको बोले देखो यार यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ पे जो है इसको सही कर दो। तो आप ये मानो कि अडार जो है वो मिस्त्री हुआ
और mRNA में जो गलती है ना, तो अडार बिस्तरी आया तो उसको gRNA बोला, देखो ये जो mRNA देख रहे हो इसी पे यहाँ पे ये लोकेशन, यहाँ पे गड़बड़ी सही कर दो। तो ये रोल कौन करता है, इसे हम gRNA बोलते हैं। आपसे क्या प्रश्न बन सकता है कि अच्छा बताओ gRNA क्या है, रिसेंटली न्यूज़ में था और क्या है। दूसरा प्रश्न अडार क्या है, ये प्रश्न आपसे बन सकता है। तीसरा एक चीज़ आ सकती है वो प्रिसीजन मेडिसिन का कंसेप्ट आपका आ जाता है कि यहाँ पे क्या है कि प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब है कि जैसे देखो प्रिसाइज क्या होता है, बहुत ही टारगेटेड। तो अगर मान लो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब कि जो बीमारी है उसका जो बेसिस है वो एक पर्टिकुलर जीन है। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें सर्टेन जीन को आप डायरेक्टली टारगेट करना, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपका रहता है कि जो प्रिसीजन मेडिसिन है वो प्रिसीजन मेडिसिन हम डेवलप कर सकते हैं इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए, और उसमें ये आरएनए एडिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल हो सकता है। सर्टेन जैसे मान लो जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपको लगता है कि यार ये जीन है, इससे प्रोटीन बन रही है, जिस प्रोटीन की वजह से कोई बीमारी हो रही है, तो डायरेक्टली उसको टारगेट किया जा सकता है बाय यूजिंग द आरएनए एडिटिंग जो है उसके माध्यम से ये किया आपका जा सकता है। तो ये बहुत ही लेवल पे यूज़फुल भी जो है हो जाता है। अब इसमें एक और चर्चा की गई है आरएनए और डीएनए एडिटिंग का कंपैरिजन। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ ये हाईली एडवांस टॉपिक है, इसमें जीन थेरेपी भी समझना है। जीन थेरेपी मतलब जेनेटिक लेवल पे आप चीज़ें बदल रहे हो अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जो आरएनए एडिटिंग है वो टेम्पररी चेंज होती है। आपको समझना कि देखो अगर डीएनए में कोई बदलाव हो जाएगा वो परमानेंट होगा, क्योंकि डीएनए जो है वो एक से जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आप डीएनए में परिवर्तन कर रहे हो तो परमानेंट रहता है, आरएनए एडिटिंग कर रहे हो तो सर्टेन टेम्परेरी चेंजेस जो है वो देखने को जो है मिलता है। तो यहाँ पे जैसे आरएनए एडिटिंग कुछ कंपनीज हैं वो टारगेट भी कर रही हैं, जैसे टारगेटिंग एंटी ट्राइप्सिन डेफिशिएंसी को टारगेट किया गया है, ये कुछ प्रयास आपका किया गया है। आरएनए में जो मौजूद मिस्टेक है उसमें आडार का इस्तेमाल करके उसको करेक्ट करना, ये भी किया जा रहा है। कुछ ऐसे थेरेपीज़ हैं जैसे WVE-006, ये जो थेरेपी WVE जो ये थेरेपी है इसमें ये भी आरएनए को गाइड आरएनए जो है वो डायरेक्ट करता है अडार एंजाइम को कि कोई जो मौजूदा सेरपिनैन N1 जीन है उसमें कुछ बदलाव है तो उसको आप सही करो, ये सारा है। तो फ्यूचर के अंदर आप ये समझना कि ऐसे बहुत सारी बीमारी जैसे हार्टिंगटन डिजीज़ और ये बहुत सारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ओबेसिटी, इसको दूर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल आपका हो सकता है, और फ्यूचर के अंदर प्रिसीजन मेडिसिन में भी इसका एप्लीकेशन आपका बढ़ जाएगा। तो आरएनए एडिटिंग एक टेम्पररी चेंज लेकर आता है रादर देन जैसे डीएनए एडिटिंग। अब इसमें आपको मैंने सब बता दिया, इनोसाइन और दूसरे जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये चीज़ हमने डिस्कस जो है वो कर ली है। अब इसमें कई सारी कंपनीज़ हैं उसमें काम कर रही हैं, इसको आप चाहो तो रीड कर लेना, वही बार चीज़ें रिपीटेड हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए बस उतना ही याद रखना है, उससे ज़्यादा याद भी नहीं रहेगा। अब देखो आपके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा माइंड मैप मैंने फटाफट बनवाए मतलब है ना पूरा डेवलप किया है। तो mRNA वैक्सीन, आरएनए एडिटिंग, क्लिनिकल एप्लीकेशन, कंपनीज, आरएनए एडिटिंग, प्रिसीजन मेडिसिन, फटाफट 1 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोग को सेशन देखते हो तो लाइक बटन तो देखो प्रेस करना चाहिए, लाइक बटन है ना, तो लाइक बटन प्रेस आप कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर ऐप में आप क्लासेस करते हो तो वो देखना है आपको, और है ना ये चीज़ें थोड़ा सा आपको बहुत हेल्प करेंगी। और अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है क्योंकि आप लंबा प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चीज़ें कंटिन्यू रहें, ये बहुत आपकी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ भी हो सेशन को शेयर कर सकते हो, ये अपने लिए ही आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, ये ज़रूर से ध्यान करना है क्योंकि ये सब चीज़ों में बहुत समय लगता है और इसी वजह से हम लोग का सेशन भी लेट हो जाता है। ये मैंने आपको कई बार बताया है, बट मेरा प्रयास ये है कि कंटेंट अच्छा आपको मिले, कि कहीं भी आपको किसी से कंपैरिजन आप करोगे तो आप देखोगे आप बेटर पोजीशन में मौजूद हो। बहुत अच्छे टॉपिक्स यूपीएससी से रेलिवेंट टॉपिक्स भी डिस्कस। अब देखो एक टॉपिक और आता है, दैट इज़ व्हाट एक्सप्लेन द डेडली स्पेन में जो फ्लड आया था भयंकर। इसमें आप समझो कि बहुत ही हाईली एडवांस टॉपिक आपके लिए बनता है, वो है कोल्ड ट्रैप का कंसेप्ट है और दाना करके है, वो मैंने पहले पढ़ा रखा है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। DANA और कोल्ड ट्रैप, ये कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इस पर बिल्कुल प्रश्न आपके लिए 1 साल 2 साल कभी भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि अभी ये रिवर है मगरो और तुरिया रिवर बेसिन, ये न्यूज़ में है, देखो ये मैंने मैप डाल दिया है। ये जो रीजन है स्पेन का रीजन है, स्पेन को एक बार चाहो तो मैप में देख लेना। तो यहाँ पे एक जुकार रिवर आती है ना, कई सारी ऐसी जो रिवर्स हैं आपकी। तो यहाँ पे ये जो मगरो और तुरिया बेसिन है, यहाँ पे तुरंत फ्लडिंग हुई थी, भयंकर फ्लडिंग हुई थी, इमरजेंसी सिचुएशन हुई थी। आप चाहो तो वीडियोज़ भी देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी स्पेन के अंदर, जो मतलब साल भर में होती तो वो एक ही बार में हो गई, ऐसा स्थिति जो है देखने को मिला। अब इसमें कहा गया कि जो भी ये डेवलपमेंट स्पेन के अंदर हुआ है, तो एक चीज़ जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कोल्ड ट्रैप एंड ऑल, बट इसमें ये ध्यान में रखना है, इसमें कहा गया कि जेट स्ट्रीम में जो है वो बदलाव है,
दूसरा क्लाइमेट चेंज को बोला गया, और जो वार्म एयर की वार्मिंग कहा गया कि मेडिटेरेनियन सी है उसमें हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर देखने को मिला। हाँ, मतलब मेडिटेरेनियन सी में बहुत गर्म हो रहा है। गर्म होने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे अगर आप कभी वो जो जिम में होता है ना, कौन तो होता है जिसमें स्टीम बाथ टाइप होता है ना, कभी आप अंदर बैठोगे तो बैठा हो थोड़ी देर चलोगे तो देखोगे वो स्टीम आ रही है, स्टीम आ रही है। क्यों आ रही है? पानी गर्म हो रहा है, वेपर बन रहा है और वो रूम बंद है तो वो इकट्ठा हो रहा है। तो आप ये समझो ना कि समुद्र भी में बहुत अधिक आपका सूरज की रोशनी आ रही है और उससे बहुत चीज़ें गर्म हो रही, वाटर वेपर बनता चला जा रहा है। वो मॉइस्चर कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा, जहाँ उसको कंडीशंस मिलेगी वहाँ पे वही, क्योंकि वाटर वेपर थोड़ा भी ठंडक मिलेगी तो वही वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट करके जम के बारिश कर देगा। तो यही चीज़ जो है देखने को मिली है स्पेन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कोल्ड ट्रैप एंड ऑल। अब यहाँ पे देखो ये जो हाईलाइट की गई ये जेट स्ट्रीम बताए। जब जेट स्ट्रीम क्या होती है? ये पार्ट होते हैं जिसे अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का हिस्सा है। अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मतलब जैसे आप खड़े हो, आप अब ऊपर की तरफ देखो तो ऊपरी जो हिस्सा है एटमॉस्फेयर का, वहाँ ये हवाएं चलती हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। जैसे अलग अलग है, पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ना। तो ये अलग अलग आपकी जेट स्ट्रीम है जो कि नॉर्थ और जो कि आपका नदर्न और सदर्न आपके हेमिस्फीयर के अंदर आपकी रन होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि इनमें भी बदलाव हुआ है। अब ये इनका रोल क्या होता है? इनका रोल आप ऐसे समझो कि आप ऐसा अभी जैसे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो, आप कई जगह ऐसे देखोगे जो टनल टाइप बना होता है तो एक तरफ से हवा खूब तेज़ी से चलेगी। देखोगे ना कई बार ऐसे कई टनल्स ऐसे होती है हवा तेज़ी से अंदर की तरफ जाती है। आप ये मान कर चलो, जैसे आप इमेजिन करो कि आपकी गाड़ी है, अब वो गाड़ी जो है पीछे से तेज़ी से हवा आ रही है और आपकी गाड़ी को धीरे धीरे धक्का दे के लेकर जा रही है। तो ऐसा ही जेट स्ट्रीम होती है कि ये एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं ऊपर नीचे इस टाइप से, और जो भी वेदर कंडीशंस होंगी उसको ये इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, जैसे अगर आप खड़े हो, कोई आपको धक्का दे के आगे लेके जा रहा है, तो ये जेट स्ट्रीम का एक बहुत महत्वपूर्ण, किसी भी जो एनवायरमेंट कंडीशंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में इनका महत्वपूर्ण रोल है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है इनमें बदलाव हुआ है और वो उसने फैसिलिटेट किया है। जो एक कंसेप्ट मैंने आपको पहले के लेक्चर से बताया, दैट इज़ कोल्ड ट्रैप एंड डना, तो उसमें भी इन्होंने फैसिलिटेट किया है और इस वजह से स्पेन के अंदर ये देखने को मिला है। वाइट इज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड यूपी मदरसा एक्ट। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इनमें पूरी पुरानी कहानी और ये सब बताया तो वो मैंने डिस्कस नहीं किया। इसमें ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो बातें बोली गई उसको देख लेते हैं। पहले भी कल भी शायद इस पर डिस्कस किया, तो इसको ऑनरेबल कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था 2004 एक्ट के खिलाफ, तो उस चीज़ को मतलब रिवर्स किया है। ये है, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि मदरसा जो है वो रिलीजियस और सेकुलर एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। एक्ट जो है 2004 वाला कि क्या करिकुलम होना चाहिए, एग्जामिनेशन, टीचर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो सब इसके अंदर है और ये जो है प्राइमरीली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जो वो एक्ट है दैट इज़ अगेंस्ट सेकुलरिज्म एंड ऑल, तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर आप सेकुलरिज्म वायलेशन कर रहे हो तो दैट हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया गया है। ऐसा नहीं कि आप मन से बोल रहे हो। मतलब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिस बेसिस में यू आर सेइंग कि 2004 का जो एक्ट है दैट इज़ अगेंस्ट द सेकुलर एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। अभी ये चीज़ थोड़ा सा आपको जानना है, देखो आपका क्या व्यू पॉइंट है उससे मैटर नहीं करेगा ज़्यादा, आपको देखना कोर्ट ऐसे इश्यूज़ में क्या कहता है, उस चीज़ को ही अगर आप इंटरव्यू में भी बैठोगे तो आपको हाईलाइट करना है। अब यहाँ पे ये भी कहा गया, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि देखो इसमें एक तरफ तो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनकी ऑटोनॉमी है जो कि आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो यहाँ पे एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, साथ में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दोनों को बैलेंस करने का कोशिश करनी है। दूसरा ये भी कहा गया कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी फोर्स नहीं करना चाहिए टू पार्टिसिपेट, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वर्शिप उसमें फोर्स ऐसा नहीं किया जा सकता, जो कि आर्टिकल 28 सब क्लॉज 3 के अंदर भी मेंशनड है। दूसरा ये भी आपका हाईलाइट किया गया है कि जो मदरसा है, मदरसा का जो रोल है इसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया है और प्राइमरी जो फोकस एजुकेशन पे है, और भले कई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी दी जा सकती है, इसलिए स्टेट का जो लेजिस्लेचर है या स्टेट की जुरिडिक्शन के अंदर ये आएगा। फिर 2024 का जो एक्ट है की बात, तो कुछ जो प्रोविज़न है 2024 एक्ट में जिसके तहत जो हायर एजुकेशन डिग्री की जब हम बात करते हैं उसको जैसे इन जो 2024 के एक्ट में सर्टेन पावर दिए गए थे, तो यहाँ पे जो हायर एजुकेशनल डिग्री है क्योंकि वो यूजीसी
जो एक्ट है उसके तहत नहीं है। जैसे अगर कोई भी डिग्री होती है तो यूजीसी के तहत, हायर एजुकेशन में यूजीसी का एक आप कह सकते हैं सर्टेन गाइडलाइंस उसको फॉलो करना। तो इसमें कहा गया कि मदरसा जो है उनमें ऐसा जो होना चाहिए वो नहीं है। तो सर्टेन जो प्रोविजंस 2024 एक्ट के हैं जो कि अलाउ कर रहा है हायर एजुकेशन डिग्री को, उसको इनवैलिडेट किया गया था ड्यू टू रेगुलेशन बाय द यूजीसी एक्ट। दूसरी बात ये भी कहा गया कि जो वर्डिक्ट है ये क्या है, बैलेंसिंग स्टेट ओवरसाइट। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि यहाँ पे एक तो माइनॉरिटी राइट्स और साथ में स्टेट की जो नज़र है या जो रेगुलेशन है उसको बीच में बैलेंस करके चलना है। तो ये भी एक हाईलाइट आपका किया गया है। और इसमें फिर जो बजट अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है, मतलब ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो जो भी बजट एलोकेट किया जाता है वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो, इसमें ओवरव्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, मदरसा एजुकेशन, ठीक है, रिलीजियस और सेकुलर ब्लेंड है ना। तो जो 2004 का एक्ट है उसका सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, माइनॉरिटी राइट्स है, स्टेट ओवरसाइड बैलेंस है, सेक्युलरिज्म अप्रोच जो है उसको किस टाइप से बैलेंस किया जाए, साथ माइनॉरिटी राइट्स हैं, स्टेट ओवरसाइड बैलेंस कैसे किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया पाम ऑयल इंपोर्ट की बात किया जाए तो इंडिया का जो पाम ऑयल इंपोर्ट है वो बढ़ा है अक्टूबर के अंदर। इसके पीछे रीज़न क्या है कि रिफाइनर रिप्लेनिशिंग स्टॉक्स ड्यू टू लोअर प्रीवियस इंपोर्ट्स। तो अभी देखो ये जो समय था, इस समय काफ़ी सारा जो फेस्टिवल है उसकी वजह से काफ़ी डिमांड भी था, दशहरा दिवाली, तो इस वजह से जो स्वीट्स और ड्राइड फूड और फ्राइड फ्रूट्स इनका बहुत अधिक कंजम्पशन का डिमांड था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट हुआ। अलग अलग जो है इसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टेड है। प्राइमरी जो सोर्स पाम ऑयल का है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सोया ऑयल की बात करें, इसमें थोड़ा सा डिक्रीज़ देखने को मिला। सनफ्लावर ऑयल का जो है इंपोर्ट इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैंने और एक्स्ट्रा कंटेंट इसमें ऐड किया जहाँ प्रश्न बन सकता है, वो सस्टेनेबल पाम ऑयल है। तो पाम ऑयल देखो लगातार जैसे जैसे डिमांड इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर हो रही है तो वो जंगल काट रहे हैं, पाम ऑयल उगा रहे हैं। इससे पूरी बायोडाइवर्सिटी बहुत तेज़ी से डैमेज हो रही है, लाइक फॉरेस्ट लॉस बहुत तेज़ी से इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर हो रहा है। तो कई स्पीसीज़ जो वहाँ रहती हैं जैसे सुमात्रन टाइगर, एलिफेंट, ऑरंगटन्स, ये बहुत अधिक अफेक्ट हो रही हैं बहुत सारी, क्योंकि वहाँ पे आप जंगल काटोगे, जंगल काटने के बाद वहाँ पाम ऑयल लगाओगे तो वहाँ पे जो पाम ट्री लगाओगे तो बहुत सारी जो जीव प्रेजेंट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, दे विल बी अफेक्टेड। दूसरा ये भी कहा गया कि जो डिफॉरेस्टेशन, इससे जो इकोसिस्टम है दैट विल बी डैमेज। क्लीन वाटर और सॉइल इरोजन है उसको कंट्रोल करने के लिए अगेन फॉरेस्ट की ज़रूरत हमें होती है। साथ में फॉरेस्ट का महत्वपूर्ण रोल है कि जैसे जो एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 उसका इस्तेमाल बड़े बड़े प्लांट्स करते हैं, इससे वो एक कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो अगर वो प्लांट्स नहीं होंगे तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट कि जो अमाउंट ऑफ CO2 है या दूसरी जो कार्बन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के अंदर वो आपका इंक्रीज़ रहेगा। फिर जो बर्निंग है फॉरेस्ट का, इससे काफ़ी अधिक हेल्थ इश्यूज़ और भी आते हैं, पॉल्यूशंस भी कॉज होते हैं। साथ में कई सारी जैसे पाम ऑयल के लिए अगर उसके प्लांटेशन है तो कई कम्युनिटीज़ को वहाँ से जो है रिप्लेस भी किया जाता है, उनका लैंड लाइवलीहुड का लॉस भी होता है। तो सस्टेनेबल पाम ऑयल की तरफ अगर हम जाएँ तो यहाँ पे क्या कहा गया कि ऐसा पाम ऑयल उगाने का अप्रोच जहाँ पे जो कि सामाजिक बेनिफिशियल हो, इकोनॉमिक वाइबल हो, साथ में एनवायरमेंटल अप्रोप्रिएट हो, मतलब एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अभी क्या है कि पाम ऑयल को ध्यान में रखा जा रहा है कि जितना पाम ट्री लगाते जाओ पाम ऑयल आता जाए। आपको जो भी कदम उठाने उसमें आपका जो प्रायोरिटी है वो एनवायरमेंट रहेगा। तो अगर ऐसा अप्रोच है तो सस्टेनेबल पाम ऑयल उस अप्रोच को हम जो है कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इसमें सस्टेनेबल पाम ऑयल पे बातचीत भी चल रही है, इंडोनेशियन सस्टेनेबल पाम ऑयल, मलेशियन सस्टेनेबल पाम ऑयल, इस टाइप का। अब जो भी कदम उठा रहा हम ये कर सकते हैं कि हम उन्हीं से खरीदें। अब यहाँ पे कई ऐसे सर्टिफिकेशन हैं, जैसे अगर भारत इतना सारा इंपोर्ट करता है तो बोले कि भाई हम उन्हीं को लेंगे जहाँ पे प्रॉपर सर्टिफिकेशन है सस्टेनेबल पाम ऑयल का, उन्हीं से हम ले सकते हैं। क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो धीरे धीरे जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और जो भी सर्टिफिकेशन है रिलेटेड, क्योंकि कोई देखने तो जाएगा नहीं, बेसिकली ट्रस्ट तो सर्टिफिकेशन में होगा। जैसे अगर किसी चीज़ का सर्टिफिकेशन है उस पर ट्रस्ट करके फिर वही कदम उठाए जाएं जिसके माध्यम से ये कोशिश की जाए कि जो सस्टेनेबली पाम ऑयल या पाम ट्री जो उगाए हैं उससे पाम ऑयल बना उसी को लिया आपका जाए। तो फटाफट आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो प्रहार बैच है, आज इसकी लाइव क्लास है रात को 9 बजे 9:15 पे है। ये मैंने आपको बता रखा है कि इसकी लाइव क्लासेस होंगी। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का देखो बहुत अल्टीमेट, अभी आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस लाइव रिवीजन और डाउट क्लियरिंग सेशन है। अब आप में से कई सारे लोग जो है वो थोड़ा सोच में पड़े होंगे। देखो हर चीज़ की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक समय होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है।
मेरे द्वारा जो कंट्रीब्यूशन था वो मैं लगातार करता जा रहा हूँ। ऐसे आपके लिए मैंने प्रॉमिस किया था वो चल रहा है, 5 ऐसे हो चुके हैं। और फ्राइडे मतलब कल जो है हमारी ऐसे की लाइव क्लास होगी जिसमें हम नेक्स्ट 5 ऐसे के लिए कैसे हमें अप्रोच करना है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। इथिक्स का जो है कुछ लेक्चर्स बचे वो अपलोड कर दूंगा। टेस्ट सीरीज़ में लगभग 1000+ पेजेस के मैं स्टडी मटेरियल बना के भी इस टेस्ट में दे रहा हूँ, जिससे कि 30 टेस्ट भी आप दे लो और आपको करंट कंटेंट भी मिले जिसको आपको पढ़ना है फाइनली प्रीलिम्स के लिए। जो करंट अफेयर एस्पेक्ट है उसके लिए मैं इसमें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर मैंने आपको बता रखा है, ये नंबर है। कोई क्वेरी इस नंबर पर आप जो मैसेज कर सकते हैं। कोई अगर ऑफ़र चल रहा होगा तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपको इस saurabh-pandey-upsc.com पे जाना, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगा। सौरभ पांडे CSE ऐप में भी आप क्लासेस कर सकते हैं। इस सेशन का PDF आपको अलग से टेलीग्राम चैनल है द हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ सर फॉर UPSC, तो वहाँ पे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ से आप अपना इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। मेंस का क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज सस्टेनेबल पाम ऑयल, कैन इंडिया अफोर्ड टू रिप्लेस पाम ऑयल विद सस्टेनेबल वन, क्या हम कर सकते हैं। तो ये नंबर, इस पर आप मैसेज करें। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। इसी वीक में आपका एक मेंस प्रोग्राम, आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें 200+ आपके क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन होगा, 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 5 ऐसे होंगे। ठीक है, ये पूरा पैकेज रहेगा, मैं आपको बता दूंगा पूरी डिटेल। और जल्द ही लॉन्च जो है वो होगा। इसमें बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि कॉपी इवैल्यूएशन है, जैसे ऐसे के कोर्स में भी लिमिट है ना। तो वो लगभग हम लोग 50 स्टूडेंट्स लेकर ही चलेंगे, क्योंकि कॉपी इवैल्यूएशन होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा लोग को नहीं लिया जा सकता है। तो ये है। तो और दूसरा मैं आपको कॉल करके फीडबैक भी देता हूँ आपको, इफ़ यू रिमेंबर, ऐसे में आपको कॉल रहता है। तो यहाँ पे आई एम ट्राइंग कि आपका मेंस का थोड़ा आंसर राइटिंग अच्छा हो जाए। इस पर लेक्चर्स भी आई विल टेक कि अगर कोई आपको लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें भी आपकी रहेंगी। कोई क्वेरी तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।